अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम PSN एंड पोस्ट RN फर्स्ट सेमेस्टर के सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री के यूनिट नंबर 2 जो कि हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले कि हम लेक्चर को कंटिन्यू करें, तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप दोस्तों को टाइम पर मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट, जैसे कि आप सब दोस्तों को पता है कि इस यूनिट के पार्ट 1 में हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस किया था, जिसमें हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पर बात की थी और ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड जो बैकग्राउंड हिस्ट्री थी उसको हमने काफ़ी डिटेल के साथ डिस्कस कर लिया था। आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड के नॉमेनक्लेचर के बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे नॉमेनक्लेचर को कि नॉमेनक्लेचर किसे कहते हैं, व्हाट इज़ नॉमेनक्लेचर। द नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर। डियर स्टूडेंट्स, हमारे साथ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, तो उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो नेम दिया गया है और जो न्यूली डिस्कवर ऑर्गेनिक कंपाउंड हो रहे हैं, ठीक है, उनको जो नाम दिया जाता है, तो इस नेम को जो है एक ख़ास सिस्टम के ज़रिए दिया जाता है। तो इस नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम क्या कहते हैं, इसको हम ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर कहते हैं। मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो नाम दिया जाता है एक सिस्टम के ज़रिए, तो इसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक नॉमेनक्लेचर कहते हैं। ठीक है, नॉमेनक्लेचर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ ऑफ 2 टाइप्स, कॉमन और ट्राइवियल एंड सिस्टमेटिक और आयुपेक सिस्टम। इसी तरह से डियर स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग दी जाती है, तो इसके भी हमारे साथ 2 अक़साम है। ठीक है, एक हमारे साथ कॉमन सिस्टम या ट्राइवियल सिस्टम के ज़रिए जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेमिंग दी जाती है, और दूसरा हमारे साथ सिस्टमेटिक या आयुपेक सिस्टम है, ठीक है, जिसके ज़रिए ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम दिया जाता है। इसकी अब हम थोड़ी सी हिस्ट्री जो है उसको डिस्कस करेंगे कि ये नेमिंग जो है किस तरह से दी जाती है और क्यों दी जाती है। ठीक है, एट द बिगनिंग ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री each new compound was given an individual name which was based on its source, some properties or other trivial reason। ठीक है, कहते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के शुरुआत में, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हुई थी, नए नए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कवर हो रहे थे, दरियाफ़्त हो रहे थे, तो इन नए कंपाउंड को जो है इनको अलग अलग नाम दिया जाता था, और जो नाम दिया जाता था तो वो इसके सोर्स के बुनियाद पर दिया जाता था या कुछ प्रॉपर्टीज़ या दूसरे वजूहात के बेस पर जो है इन कंपाउंड्स को नेम दिए जाते थे। ठीक है, मिसाल के तौर पर हमारे साथ एक कंपाउंड है जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं। ठीक है, वाज गिवन द नेम फॉर्मिक एसिड। ये HCOOH ये हमारे साथ फॉर्मिक एसिड है। अब इसको जो नेम दिया गया है तो ये किस बेस पर दिया गया है, द नेम फॉर्मिक एसिड वाज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड फॉर्मिका मीन्स ants because it was obtained from red ants। ठीक है, अब हमारे साथ यहाँ पर जो कंपाउंड है जिसको हम फॉर्मिक एसिड कहते हैं, तो ये फॉर्मिक एसिड का जो वर्ड है ये लातीनी ज़ुबान से लिया गया है, फार्मिका से। फार्मिका का मतलब क्या है, फार्मिका का मतलब आंट से मुराद जो चूंटियाँ होती है। ठीक है, असल में ये फॉर्मिक एसिड जो है ये रेड आंट से लिया गया था, तो इस बेस पर इसको क्या किया गया, इसको नेम दिया गया फॉर्मिक एसिड का। Such names which are based on the source of the compound are called common name or trivial name। डियर स्टूडेंट्स, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको जो नेम दिए गए थे वो सोर्सेज के बेस पर दिए गए थे, मतलब जिस सोर्स से उसको हासिल किया गया था, तो उस सोर्सेज के नेम पर जो नेम इन कंपाउंड्स को दिया गया था, तो इस तरह के जो कंपाउंड है इसको क्या कहते हैं, कॉमन नेम या ट्राइवियल नेम्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, with the increase in the number of organic compound
it becomes impossible to give names to such large numbers of organic compound. फिर इसी तरह से डियर स्टूडेंट टाइम के साथ साथ मज़ीद और ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो डिस्कवर होते गए और इस तरह से इसके तादाद में जो है वो दिन ब दिन इजाफा होता चला गया, जिसकी वजह से फिर इतने ज़्यादा मिकदार में ऑर्गेनिक कंपाउंड के होने की वजह से इनको नेम्स देना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया साइंटिस्टों के लिए। ठीक है, फिर क्या हुआ, मोर ओवर इसके अलावा ट्राइवियल नेम्स डू नॉट गिव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। और इसी तरह से हमारे साथ जो ट्राइवियल नेम्स या जो कॉमन नेम थे तो वो हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है उसके हवाले से किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड नहीं करती थी। ठीक है, नीड देयरफॉर फिल टू नेम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन अ सिस्टमेटिक वे। और इसी तरह से फिर इस बात की ज़रूरत पड़ी कि जितने भी हमारे साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से नेम्स दिए जाए। ठीक है, दस इसी तरह से द इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री विच इज़ कॉल्ड IUPAC in 1957 set rules for giving systematic names to organic compound on the basis of structure। फिर इसी तरह से 1957 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री विच इज़ कॉल्ड IUPAC सिस्टम, इसने जो है कुछ ख़ास रूल्स को जो है सेट किए। ठीक है, जिसके बेस पर क्या किया गया, जिसके बेस पर ऑर्गेनिक कंपाउंड को जो है उनके स्ट्रक्चर के बेस पर क्या किए गए, नाम्स देना शुरू किए गए। ठीक है, दिस इज़ नोन एज IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और इस वजह से इस सिस्टम को क्या कहते हैं, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर कहते हैं। सो IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर ये हमारे साथ वो सिस्टम है जिसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को जितने भी नेम्स दिए गए हैं तो ये असल में इसके स्ट्रक्चर के बेस पर नेम्स इसको दिए गए हैं, जबकि जो ट्राइवियल सिस्टम या जो कॉमन सिस्टम है, ठीक है, उसमें जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम्स दिए गए हैं तो वो उसके सोर्स के बुनियाद पर जो है उसको नेम्स दिए गए हैं। ठीक है, MCQs के हवाले से ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नाउ वी विल डिस्कस द IUPAC सिस्टम इन डिटेल। डियर स्टूडेंट्स, अब हम IUPAC सिस्टम के बारे में बात करेंगे। IUPAC system. IUPAC stand for International Union of Pure and Applied Chemistry. ठीक है, in this the parent names of alkanes are retained such as methane, ethane, propane, butane, pentane, hexane and so on, while the branching, if any, is treated as substituent attached to the main continuous change। डियर स्टूडेंट, IUPAC सिस्टम में हमारे साथ जितने भी पेरेंट्स नेम है अल्केन के, जैसे कि मीथेन हो गया, ईथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ब्यूटेन हो गया, पेंटेन हो गया, हेक्सेन और इसी तरह से आगे चलते जाए। ठीक है, तो इसको जो है जितने भी हमारे साथ ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो इनको जो है पेरेंट नेम दिया गया। ठीक है, और इसी तरह से इन कंपाउंड में अगर किसी किस्म की ब्रांच मौजूद है, इसके साथ कोई फंक्शनल ग्रुप जो है वो अटैच है, तो इसको जो है एज अ सब्स्टिट्यूएंट जो है वो क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है। ठीक है, जो कि इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के मेन ब्रांच के साथ क्या होता है, मेन चेन के साथ जो है वो अटैच हुआ होता है। रूल फॉर नेमिंग अल्केन्स। डियर स्टूडेंट्स, अब IUPAC सिस्टम के ज़रिए अल्केन्स हो गए, इसी तरह से अल्कीन्स हो गए, इसी तरह से अल्काइंस हो गए, इनको जो नेमिंग दी गई है तो नेमिंग के लिए कुछ रूल जो है IUPAC सिस्टम ने वो सेट किए थे। अब उन रूल्स के बारे में पढ़ेंगे और ये टॉपिक जो है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस टॉपिक को सही तरीके से अंडरस्टैंड कर गए तो मैं ये आपको चैलेंज देकर जो है आपको ये बात बता सकता हूँ कि इंशाल्लाह आपकी जो बायोकेमिस्ट्री का पेपर होगा वो आप 100% जो है क्लियर कर सकेंगे। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट है ये और इससे MCQs भी बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इसलिए आपने जो है इन पॉइंट्स को अब गौर से सुनना है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, अल्केन्स को नेम देने के लिए हमारे साथ जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसको नेम देने के लिए जो पहला रूल हमें बताया गया है वो ये है कि फाइंड द लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन ऑफ कार्बन एटम्स एंड यूज़ दिस चेंज एज द बेस नेम और पेरेंट और स्टेम नेम। सबसे पहला रूल जो यहाँ पर हमें बताया गया है वो ये है
कि कहते हैं कि जब भी आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को नेम देना चाहते हैं, उसको जो है आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए सबसे पहला काम जो कि हमें करना होगा वो ये होगा कि हमने उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का सबसे जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन होगा उसको हमने फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। और जब हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे तो उसको फिर उसमें मौजूद जितने भी कार्बन एटम्स की तादाद होती है, तो उस तादाद के बेस पर हम उसको पेरेंट नेम देंगे या बेस नेम देंगे या स्टेम नेम देंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैंने एक दो एग्जाम्पल मेंशन किए हुए हैं जिसके ज़रिए मैं आपको समझाना चाहता हूँ। सबसे पहले अगर मैं एग्ज़ाम्पल 1 की बात करूं जिसको मैंने मार्क किया, तो इसमें सबसे लॉन्गेस्ट चेंज कंटिन्यूस जो है ये हमारे साथ जो बिल्कुल स्ट्रेट है। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से काउंटिंग स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ से 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, इसी तरह से 4 हो गया, इसी तरह से 5 हो गया। तो मतलब यह है कि इस लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन में हमारे साथ जो कार्बन एटम की तादाद है वो कितनी है, 5 है। तो मैंने आपको इस यूनिट के स्टार्ट में बताया था कि आपने इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के जो क्लासेस है, ठीक है, मतलब 1 से लेकर 10 तक आपको लाजमी याद होने चाहिए विद फार्मूला के साथ, ठीक है। सो पहला 1 कार्बन पर मुश्तमिल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, मीथेन कहते हैं। इसी तरह 2 कार्बन पर मुश्तमिल उसको हम ईथेन कहते हैं। 3 कार्बन पर मुश्तमिल उसको हम प्रोपेन कहते हैं। 4 कार्बन पर मुश्तमिल उसको हम ब्यूटेन कहते हैं। और 5 कार्बन पर मुश्तमिल जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम पेंटेन कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ जो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन है वो हमारे साथ 5 कार्बन एटम पर मुश्तमिल है, ठीक है। तो इसी तरह से इस कंपाउंड का जो पेरेंट नेम या स्टेम नेम या बेस नेम होगा वो क्या होगा, वो हमारे साथ पेंटेन होगा, ठीक है, पेंटेन, क्योंकि इसमें हमारे साथ 5 कार्बन जो है वो कंटिन्यूसली उन्होंने जो है एक लॉन्ग चेन जो है वो बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये हमारे साथ पेंटेन हो गया, ठीक है। इसी तरह से अगर हम नीचे वाले दूसरे एग्जाम्पल को देखें जिसमें इसके साथ ब्रांच भी मौजूद है, ठीक है, तो यहाँ पर भी हमारे साथ क्या है, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, इसी तरह से ये 4 हो गया, इसी तरह से ये 5 हो गया। ये भी हमारे साथ 5 कार्बन पर मुश्तमिल क्या है, 5 कार्बन पर मुश्तमिल एक हाइड्रोकार्बन या आप इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड कह सकते हैं। हाइड्रोकार्बन से मुराद वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन दोनों मौजूद हो, जो कि हाइड्रोजन और कार्बन के मिलाप से मिलकर बना हो, ठीक है। दोज कंपाउंड दैट इज मेड अप फ्रॉम कार्बन एंड हाइड्रोजन इज कॉल्ड हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। सो यहाँ पर भी हमारे साथ क्या है, 5 कार्बन है। सो 5 कार्बन से जो है हमारे साथ एक लॉन्गेस्ट चेन जो है वो बना हुआ है। सो अगर हम यहाँ पर देखिए तो इसको भी हम पेरेंट नेम क्या देंगे, पेंटेन देंगे। तो पेरेंट नेम इसका हमारे साथ क्या होगा, पेंटेन हो गया। लेकिन यहाँ पर हमारे साथ कार्बन नंबर 2 पर जो है एक ग्रुप जो है वो अटैच हुआ है जिसको हम अल्काइल ग्रुप कहते हैं। इसी तरह से अगर मैं यहाँ से स्टार्टिंग शुरू करूँ, राइट साइड से मैं इस ऊपर वाले जो हाइड्रोकार्बन है इसकी काउंटिंग करूँ, तो फिर हमारे साथ जो ब्रांच यहाँ पर अटैच हुआ है, ठीक है, जिसको मैं ब्लू लाइन से मार्क करूँगा, इसी तरह से ये वाला, ठीक है। तो ये हमारे साथ फिर कार्बन नंबर 4 पर आता है, ठीक है, ये ब्रांच। तो इस तरह से फिर हम इसको अगर हम नेम देंगे ब्रांच के बेस पर, तो इसको फिर हम क्या देंगे, 4 मीथाइल, और फिर हमारे साथ क्या होगा, पेंटेन, क्योंकि कार्बन नंबर 4 पर हमारे साथ एक अल्काइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, 4 मीथाइल पेंटेन, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन नंबर 2 पर हमारे साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है उसको फिर हम नेम देंगे क्या, 2 मीथाइल, और फिर हमारे साथ पेरेंट नेम क्या होगा, पेंटेन। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, दूसरा रूल इसका क्या है, दूसरे रूल में कहते हैं कि नंबर द लॉन्गेस्ट चेन। हमारे साथ जो लॉन्गेस्ट चेन है उसको हम क्या करेंगे, नंबरिंग देंगे, बिगिनिंग विद द एंड नियरेस्ट अब चेंज या नियरेस्ट अ ब्रांच, सॉरी। कहते हैं कि हमारे साथ जो लॉन्गेस्ट चेंज होगा
उसको हम क्या देंगे, उसको हमने फिर नंबरिंग देनी है। और नंबरिंग हम इस चेन के उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड पर जो है हमारे साथ ब्रांच होगा या जो अल्काइल ग्रुप होगा या कोई भी ग्रुप अटैच हो, ठीक है। तो वो जिस एंड के करीब होगा तो उस एंड से हमने क्या करनी है, नंबरिंग स्टार्ट करनी है। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल 1 समझाता हूँ। अगर हम राइट साइड से जो है काउंटिंग शुरू करें राइट साइड से, ठीक है, तो ये हमारे साथ 1 हो गया, ये हमारे साथ 2 हो गया, ये हमारे साथ 3 हो गया, ये हमारे साथ 4 हो गया और ये हमारे साथ 5 आता है, ठीक है। तो अगर हम इस हाइड्रोकार्बन में देखें, इस एग्जांपल में देखें, तो हमारे साथ जो अल्काइल ग्रुप अटैच है तो ये हमारे साथ कार्बन नंबर 4 पर आता है। लेकिन इसके बनिस्बत अगर हम राइट साइड से जो है काउंटिंग स्टार्ट करें, ठीक है, राइट साइड से अगर हम लेफ़्ट साइड से अगर हम काउंटिंग स्टार्ट करें, ठीक है, तो लेफ़्ट साइड से हम कैसे स्टार्ट करेंगे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 एंड ये 5, ठीक है। तो फिर लेफ़्ट साइड से जब हम काउंटिंग शुरू करेंगे तो ये जो हमारे साथ ग्रुप अटैच है, ठीक है, या जो ब्रांच अटैच है तो ये हमारे साथ फिर कार्बन नंबर 2 पर आता है, ठीक है। तो इस वजह से रूल नंबर 2 में हमें ये बात बताई गई है, ये बात हमें समझाई जा रही है कि जब हम एक लॉन्गेस्ट चेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, मिसाल के तौर पर ये मैंने सेलेक्ट किया हुआ है, तो ये हमारे साथ इसका पेरेंट नेम क्या होगा, पेंटेन होगा, ठीक है, पेंटेन। अब इसका हमने पेरेंट नेम जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया है। अब ब्रांच की बात हो रही है तो कार्बन नंबर 2 पर यहाँ पर जो हमारे साथ ब्रांच अटैच है तो वो क्या है, इस एंड लेफ़्ट एंड के करीब है। तो यहाँ से हमने काउंटिंग स्टार्ट करनी है और कार्बन नंबर 2 पर ये हमारे साथ ब्रांच आता है, ठीक है। चूँकि ये हमारे साथ एक कार्बन पर मुश्तमिल ग्रुप है, ठीक है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, यहाँ पर हमारे साथ जो नेम आएगा वो क्या आएगा, 2 मिथाइल, इसी तरह से 2 मिथाइल और फिर हमारे साथ क्या होगा, पेंटेन। सो 2 मिथाइल पेंटेन ये हमारे साथ इस हाइड्रोकार्बन का एक प्रॉपर नेम हो गया, ठीक है। इसी तरह से फिर हम क्या करेंगे, दूसरा एग्जाम्पल नीचे दिया गया है, यहाँ पर भी हमारे साथ वही है कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल ये हाइड्रोकार्बन है। सो यहाँ पर भी हम ब्रांचिंग उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जिस साइड के करीब हमारे साथ ब्रांच मौजूद हो, ठीक है। सो 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4 एंड 5, ठीक है। तो ये हमारे साथ कार्बन नंबर 2 पर ये ग्रुप आता है। तो वही है कि 2 मिथाइल और फिर क्या, पेंटेन। तो ये हमारे साथ दूसरा रूल हो गया, ठीक है, अल्केन्स हाइड्रोकार्बन्स को नेम देने के लिए। और ये रूल जो है आयुपेक सिस्टम हमें बता रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से तीसरा जो रूल है वो ये बताया गया है कि नेम द सब्स्टिट्यूएंट ऑन द लॉन्गेस्ट चेन इज अल्काइल ग्रुप before the stem name and give the location of each substituent by the number of the main chain carbon atom to which it is attached। वही बात है जो कि मैंने आपको इस स्लाइड से पहले बताई। कहते हैं कि हमारे साथ जो लॉन्गेस्ट चेन मौजूद होता है तो उस लॉन्गेस्ट चेन में हमारे साथ जो सब्स्टिट्यूएंट मौजूद होते हैं, सब्स्टिट्यूएंट से मुराद जो ग्रुप या ब्रांच अटैच हुए होते हैं, तो उस सब्स्टिट्यूएंट को जब हम नेम देंगे तो नेम जो है हम इस मेन ब्रांच जो हमारे साथ लॉन्ग ब्रांच होता है या जो पेरेंट नेम होता है, तो पेरेंट नेम से पहले हम इस ब्रांच का नेम जो है वो क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। और इसी तरह से इस ब्रांच की जो लोकेशन है वो भी हम मेंशन करेंगे, ठीक है, जो कि मेन जो चेन होता है उसके साथ अटैच हुआ होता है। मिसाल के तौर पर ये हमारे साथ 5 कार्बन पर मुश्तमिल एक लॉन्ग चेन है, तो इसका जो पेरेंट नेम है वो क्या है, पेंटेन है, ठीक है, पेंटेन मीन 5 कार्बन पर मुश्तमिल हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे साथ कार्बन नंबर 2 पर ये अल्काइल ग्रुप जो है अटैच है, तो यहाँ पर हम इस ब्रांच का जो लोकेशन है वो भी मेंशन करेंगे और जो ब्रांच अटैच है उसको भी मेंशन करेंगे। मिसाल के तौर पर 2 मिथाइल, ठीक है, एम से मिथाइल आता है, 2 मिथाइल और फिर क्या, कोमा और फिर हमारे साथ पेंटेन आ जाता है, ठीक है, 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है।
तो इस तरह से आपने क्या करनी है, नेमिंग देनी है। उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ रही होगी। फिर रूल नंबर 4 में ये बात बताई गई है कि व्हेन 2 और मोर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट लिस्ट देम इन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। अब यहाँ पर एक दूसरी इम्पोर्टेंट बात है जो कि बताई जा रही है, आपको समझाई जा रही है। कहते हैं कि अगर आपके पास इस तरह का एक लॉन्ग चेन जो है, लेकिन अब इस चेन में हमारे साथ एक ब्रांच के बजाय दो ब्रांच जो है वो अटैच हुए हैं, ठीक है, और दोनों ब्रांच जो है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो फिर इसको जब हम नेमिंग देंगे और इसको जब हम मेंशन करेंगे तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में मेंशन करेंगे। कैसे मेंशन करेंगे अब आप यहाँ पर देखें, जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ। तो स्टार्ट में मैंने आपको रूल्स में बताया था कि हम नंबरिंग जो है उस साइड से स्टार्ट करेंगे जिस साइड पर हमारे साथ ब्रांच जो है वो करीब हो, जिस साइड के करीब हमारे साथ ब्रांच मौजूद हो तो उस साइड से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन को जो है उसको सेलेक्ट करना है। तो अगर हम बिल्कुल स्ट्रेटली इसको काउंट करें तो ये हमारे साथ 5 कार्बन पर मुश्तमिल पेंटेन आता है। लेकिन इसके अलावा अगर हम इसको इस तरह से क्या करें, इसको इस तरह से हम काउंट करें या सेलेक्ट करें, मिसाल के तौर पर इस तरह से, ठीक है, तो ये हमारे साथ क्या आता है, 2 कार्बन इसमें भी है, तो ये हमारे साथ क्या आता है, ये भी हमारे साथ पेंटेन आता है। लेकिन यहाँ पर फिर हमारे साथ जो सिस्टम है या जो रूल है वो उसमें फिर डिस्टर्बेंस आती है, ठीक है। तो हमने सही तरीके से जो है जो पेरेंट नेम है उसको सेलेक्ट करना होगा सोच समझ कर, ठीक है। तो इसलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इस स्ट्रेट चेंज को क्या कर लेते हैं, पेरेंट नेम देंगे। तो ये हमारे साथ क्या है, ये हमारे साथ पेंटेन हो गया, ठीक है, कि ये 5 कार्बन पर मुश्तमिल हाइड्रोकार्बन है, ये हमारे साथ क्या हो गया, पेंटेन हो गया। राइटिंग थोड़ी सी ख़राब है तो इसको जो है एडजस्ट करें, इस पर गुजारा करें, ठीक है। अब नंबरिंग की बात आ रही है। नंबरिंग का मैंने आपको बताया कि हमने उस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करनी है जिस साइड के करीब हमारे साथ ब्रांच मौजूद हो। तो यहाँ से अगर राइट साइड से हम नंबरिंग को स्टार्ट करते हैं तो हमारे साथ जो फर्स्ट ब्रांच है वो कार्बन नंबर 3 पर आता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लेफ़्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट ब्रांच जो है वो हमारे साथ कार्बन नंबर 2 पर आता है। तो मतलब इसका ये है कि हमने लेफ़्ट साइड से क्या करनी है, नंबरिंग देनी है। सो ये 1 हो गया, ये 2 3 4 5, ठीक है, 5 हो गए और ये 4। सो अब हम क्या करेंगे, अब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है इसको प्रॉपर नेमिंग देंगे, ठीक है। तो किस तरह से देंगे प्रॉपर नेमिंग, ये हमारे साथ 1 कार्बन पर मुश्तमिल मीथाइल है और ये 2 कार्बन पर मुश्तमिल हमारे साथ क्या है, ईथाइल है। सो मीथाइल का जो पहला अल्फ़ाबेट है वो एम है और ईथाइल का जो पहला अल्फ़ाबेट है, ठीक है, वो क्या है, ई है। तो अब अगर हम ABC को देखें तो ABC में हमारे साथ जो ई है ये एम से पहले आता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जो है अब अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बेस पर इसको हम नेमिंग देंगे। तो ईथाइल जो है ये हमारे साथ कार्बन नंबर 3 पर आता है, तो इस तरह से हम करेंगे 3, फिर हमारे साथ क्या आ गया, 3 ईथाइल, फिर कॉमा, फिर हमारे साथ कार्बन नंबर 2 पर मिथाइल है, 2 मिथाइल, ठीक है, एम हो गया, फिर कॉमा, और फिर इस तरह से हमारे साथ पेंटीन आ जाएगा। तो इस हाइड्रोकार्बन का जो मुकम्मल नेम है वो किस तरह से हम प्रोनाउंस करेंगे, वो इस तरह से करेंगे कि 3 ईथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ठीक है, 3 ईथाइल 2 मिथाइल पेंटेन। सो इस 3 का मतलब ये है कि हमारे साथ जो ईथाइल ग्रुप अटैच है ये कार्बन नंबर 3 पर मौजूद है और जो मिथाइल ग्रुप अटैच है ये कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है, ठीक है। और जो हमारे साथ मुकम्मल हाइड्रोकार्बन है, जो पेरेंट या जो बेस हाइड्रोकार्बन है वो हमारे साथ कौन सा है, वो हमारे साथ पेंटेन है, ठीक है। 5 कार्बन पर मुश्तमिल हाइड्रोकार्बन पेंटेन है। तो उम्मीद करता हूँ इसकी समझ भी आप दोस्तों को आ गई होगी। अगर समझ नहीं आ रही तो इसको जो है थोड़ा से दोबारा से जो है इसको रिपीट करके देख सकते हैं आप। सो रूल नंबर 5 की तरफ अब आ जाते हैं। रूल नंबर 5 में कहते हैं कि
When two or more of the same alkyl substituent are present, use the prefixes di, tri or tetra and so on. ठीक है, ignore the alphabetizing. कहते हैं कि अगर आपके पास एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन मौजूद है और उस लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन में आपके पास जो सब्सटीट्यूएंट है या जो ब्रांच है वो सेम है, ठीक है, एक से ज़्यादा मौजूद है और दोनों सेम है, एक जैसे है, तो फिर हम जब इसको नेमिंग देंगे तो नेमिंग के दौरान हम क्या करेंगे, प्रीफिक्सेस को यूज़ करेंगे। ठीक है, किस तरह से यूज़ करेंगे अब आप इसको देखें। तो सबसे पहले जो हमारे साथ लॉन्गेस्ट चेन है उसको हमने सेलेक्ट करना है। ये हमने सेलेक्ट कर लिया जो कि 5 कार्बन पर मुश्तमिल है। तो इसका जो नेम है वो हमारे साथ क्या आ गया, इसका जो नेम है वो हमारे साथ पेंटेन आ गया। ठीक है, पेंटेन इसका नेम हमारे साथ, ये पेरेंट नेम आ गया, ये पेंटेन हो गया। अब यहाँ पर हमने नंबरिंग देनी है, तो नंबरिंग का आपने ये रूल्स को याद रखना है कि नंबरिंग हमने हमेशा उस साइड से स्टार्ट करनी होगी जिस साइड के करीब हमारे साथ ब्रांच मौजूद हो। तो लेफ़्ट साइड पर हमारे साथ ब्रांच करीब से मौजूद है, तो यहाँ से हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे। 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, 5। ठीक है, इस तरह से ये 5 हो गया। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 पर हमारे साथ क्या है, मिथाइल ग्रुप अटैच है, 2 मिथाइल ग्रुप अटैच है। तो हम क्या करेंगे, देखिए इसको 2 हो गया, इसी तरह से 3, ठीक है, 2, 3, फिर डाई, इसी तरह से फिर हमारे साथ क्या आता है, M हो गया और फिर कॉमा, ये हमारे साथ 2 हो गया। ठीक है, 3 डाई हो गया और फिर M हो गया, M मीन मिथाइल और फिर कॉमा। 2, 3 डाई मिथाइल पेंटेन, ये हमारे साथ इसका एक मुकम्मल नेम हो गया। ठीक है, तो इसी तरह से अगर 3 ब्रांचेस सेम अटैच हो तो फिर हम डाई की जगह क्या लिखेंगे, डाई की जगह फिर हम ट्राई लिखेंगे। अगर 4 जो है 4 ब्रांचेस मौजूद हो सेम हो तो फिर क्या लिखेंगे, ट्राई की जगह फिर हम टेट्रा लिखेंगे और फिर क्या लिखेंगे, मिथाइल पेंटेन लिखेंगे। 2, 3 ये असल में हमें लोकेशन को इंडिकेट कर रही है कि एक मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 2 पर मौजूद है और दूसरा मिथाइल ग्रुप कार्बन नंबर 3 पर मौजूद है, और कितने तादाद में है, 2 तादाद में है, डाई है, और कौन सा ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है। ठीक है, और जो मेन ब्रांच है वो क्या है, वो पेंटेन है। ठीक है, तो इस तरह से आपने नेमिंग देनी है। फिर इसके बाद रूल नंबर 6 की तरफ आ जाते हैं, जिसमें कहते हैं व्हेन देयर आर मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट द चेन विच कैरीज मोर सब्सटीट्यूएंट। कहते हैं कि अगर आपके पास एक हाइड्रोकार्बन इस तरह से आ जाता है जिसमें एक से ज़्यादा लॉन्गेस्ट चेन मौजूद हो, तो आपने उस चेन को जो है सेलेक्ट करना है एज अ पेरेंट चेन जिसमें जो ब्रांचेस है वो ज़्यादा मौजूद हो। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर आप इस डायग्राम को नीचे जो एग्ज़ाम्पल दिया गया है इसको देखें। अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट ले, ठीक है, तो स्ट्रेट लेने के बाद हमारे साथ ये एक लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन बनेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें सिर्फ हमारे साथ एक ही ब्रांच आएगा। ठीक है, लेकिन इसके बजाय अगर हम इसको मज़ीद जो है गौर से इसको पेरेंट नेम दे, तो इसको अगर हम इस तरह से ले ले, ठीक है, इस तरह से हम इसको ले ले, ये हमने एक पेरेंट चेन सेलेक्ट कर लिया है। ठीक है, तो ये टोटल कार्बन इसमें हमारे साथ 5 है, 5 मतलब पेंटेन जो है इसका पेरेंट नेम हो गया। लेकिन अगर यहाँ पर अब हम देखें तो ये एक चेन हमारे साथ बन जाता है और ये दूसरा चेन हमारे साथ बन गया। तो मतलब इस रूल का ये है कि हमने उस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होगा जिसके सेलेक्ट करने के बाद हमारे साथ ब्रांचिंग की जो तादाद है उसमें ज़्यादा सब्सटीट्यूएंट हमारे साथ बनते हो
हो, ज़्यादा ब्रांचेस जो है वो हमारे साथ बनते हो, तो हमने उस लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। अब नंबरिंग की बात आती है। नंबरिंग का मैंने भी आपको कहा था कि उस साइड से हम नंबरिंग देंगे जिस साइड पर हमारे साथ जो ब्रांच है वो मौजूद हो, एन के करीब मौजूद हो। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 1 हो गया, ये 2 हो गया, इसी तरह से ये 3 हो गया, ये 4, 5। सो कार्बन नंबर 2 पर हमारे साथ मिथाइल है, कार्बन नंबर 3 पर हमारे साथ इथाइल है। तो वही रूल है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को हमने फॉलो करना है। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 इथाइल हो गया, फिर डैश, फिर 2 मिथाइल हो गया। ठीक है, फिर डैश और फिर क्या है, पेंटेन। तो 3 इथाइल 2 मिथाइल पेंटेन, ये हमारे साथ इस ऑर्गेनिक कंपाउंड, इस हाइड्रोकार्बन का नेम हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने नेमिंग देनी है। तो ये एक दूसरा एग्जाम्पल भी है, वही है जो कि यहाँ पर मैंने आपको डिस्कस किया, यहाँ पर मैंने जो है इसको मार्किंग की है। तो इस तरह से जो है आपने क्या करना है, हाइड्रोकार्बन्स को नेमिंग देनी है। यही रोल जो है अल्कीन्स के लिए भी है और अल्काइंस के लिए भी है। बस आपने इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अब मज़ीद आगे बढ़ते हैं। आइसोमेरिज्म एंड इट टाइप्स। व्हाट इज़ आइसोमेरिज्म? ठीक है, आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं और इसके जो टाइप्स है उस पर हम थोड़ी सी बात करेंगे। ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन कंसेप्ट के लिए मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। इम्पोर्टेंट जो है ये आपके पास जो आयुपेक सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो इसको जो है जितना हो सके इसको अंडरस्टैंड करें, इस पर प्रैक्टिस करें। ठीक है, आइसोमेरिज्म एंड इट टाइप्स। आइसोमेरिज्म क्या है डियर स्टूडेंट्स? आइसोमेरिज्म जो है ये असल में हमारे साथ एक ऐसा फिनोमिना है, द फिनोमिना इन विच देयर आर मोर देन वन कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड हो जिसका केमिकल फार्मूला जो है वो सेम हो, लेकिन वो स्ट्रक्चर के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ बनते हो। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम आइसोमर्स कहते हैं। और ये जो फिनोमिना है, इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, आइसोमेरिज्म कहते हैं। आइसोमेरिज्म वो फिनोमिना है जिसमें जो कंपाउंड होते हैं, एक या एक से ज़्यादा कंपाउंड हो, वो केमिकली अगर हम उसको देखें तो केमिकल जो फार्मूला है इस एक से ज़्यादा जो कंपाउंड होते हैं उसको उसके केमिकल फार्मूला सेम आते हैं, लेकिन जब इसको फिर हम स्ट्रक्चर के लिहाज से देखते हैं तो इन कंपाउंड्स का एक दूसरे से स्ट्रक्चर मुख्तलिफ आता है। केमिकल फार्मूला सेम होने के बावजूद इसका स्ट्रक्चर मुख्तलिफ आता है। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम आइसोमर्स कहते हैं। और ये जो फिनोमिना होता है जिसमें ये कंपाउंड्स पाए जाते हैं और बनते हैं, इस फिनोमिना को आइसोमेरिज्म कहते हैं। ठीक है, आइसोमर्स मतलब वो कंपाउंड जिसका जो केमिकल फार्मूला होता है वो सेम होता है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है, फार्मूला है, वो डिफरेंट हो। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। केमिकल कंपाउंड दैट हैव आइडेंटिकल केमिकल फार्मूला बट डिफर इन प्रॉपर्टीज एंड द अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल्स। अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द मॉलिक्यूल से मुराद ये है कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर्स कहते हैं। तो यहाँ पर आइसोमेरिज्म या आइसोमर्स के फिर हमारे साथ टाइप्स भी जो है वो मेंशन किए गए हैं। आइसोमेरिज्म के हमारे साथ स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म है और दूसरा स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर या कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म की बात करें तो इसमें हमारे साथ चेन आइसोमर आ जाते हैं, पोजीशन आइसोमर आ जाते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स, मेटामेरिज्म, टेटोमेरिज्म एंड रिंग चेन आइसोमेरिज्म आ जाता है। ये हमारे साथ टाइप्स है। ठीक है, स्ट्रक्चर और कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म के। जबकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म के जो टाइप्स है उसमें हमारे साथ कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म एंड कन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म आ जाता है। कॉन्फिगरेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म मज़ीद डिवाइड हुआ है ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, जबकि जो कन्फॉर्मेशनल स्टीरियो आइसोमेरिज्म है इसकी डिवीज़न जो है वो रेशनल आइसोमेरिज्म एंड एमाइन इन्वर्जन है। ठीक, इन्वर्जन। तो ये हमारे साथ डिफरेंट टाइप्स है आइसोमेरिज्म के। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, बात करते हैं
बात करते हैं स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म की। इन स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म द एटम्स आर अरेंज इन कम्प्लीटली डिफरेंट ऑर्डर। स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में हमारे साथ जो कंपाउंड के अंदर एटम्स की अरेंजमेंट हुई होती है तो वो बिल्कुल एक दूसरे से मुख्तलिफ हुई होती है। जैसे कि अगर आप नीचे देखें तो नीचे हमारे साथ ये ABCD ये हमारे साथ एक मुकम्मल कंपाउंड है, ठीक है। यहाँ पर जो है जो बी है, बी पर हमारे साथ जो है ब्रांचिंग हुई है। तो इसको अगर हम फिर मज़ीद देखें दूसरे कंपाउंड से तो फार्मूला वही है, लेकिन यहाँ पर एक में जो है ए के ऊपर ब्रांचिंग हुई है। तो मतलब ये है कि ये दोनों जो है हमारे साथ क्या है, स्ट्रक्चर के लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ बनते हैं। तो इस तरह की कंपाउंड जो कि स्ट्रक्चर के लिहाज से एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हो लेकिन फार्मूले के लिहाज से सेम हो, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। फिर हमारे साथ स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म के टाइप्स है जिसमें हमारे साथ चेन आइसोमेरिज्म आ जाता है। चेन आइसोमेरिज्म में से मुराद ये है कि हमारे साथ एक मुकम्मल चेन होता है जो कि एक दूसरे से क्या होते हैं, स्ट्रक्चर के बेस पर मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि पहले नंबर को हम देखें तो पहले नंबर चेन में ये हमारे साथ एक स्ट्रेट चेन बनता है, ठीक है, जो कि 3 कार्बन पर मुश्तमिल है, ठीक है, 5 कार्बन पर मुश्तमिल एक लॉन्गेस्ट चेन है, पेंटेन है। इसी तरह से अगर फिर हम इसको देखें तो वही 5 कार्बन पर मुश्तमिल चेन है, लेकिन यहाँ पर क्या हुई है, यहाँ पर इसके साथ ब्रांच भी बना हुआ है। तो कार्बन की जो तादाद है या इसका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर फार्मूला है, इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप ये वाला देख सकते हैं, यहाँ पर भी हमारे साथ कार्बन एटम्स की तादाद जो है वो सेम है, 5 कार्बन है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो एक दूसरे से मुख्तलिफ है। तो इसको हम चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ पोजीशन आइसोमेरिज्म है। पोजीशन आइसोमेरिज्म से मुराद ये हमारे साथ वो कंपाउंड होते हैं जिनका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला हो, केमिकल फार्मूला होता है या जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम होता है, लेकिन इसमें मौजूद जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं वो एक दूसरे से मुख्तलिफ हो। तो इस तरह के जो कंपाउंड होते हैं इसको हम पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। मिसाल के तौर पर आप यहाँ पर इन कंपाउंड को देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे साथ जो फंक्शनल ग्रुप अटैच हुआ है या जो डबल बॉन्ड मौजूद है यहाँ पर सेम है, ठीक है, दोनों कंपाउंड में। लेकिन जब हम मज़ीद आगे देखते हैं तो यहाँ पर हमारे साथ कार्बन नंबर 1 पर डबल बॉन्डिंग हुई है, जबकि यहाँ पर हमारे साथ कार्बन नंबर 2 पर जो है वो डबल बॉन्डिंग हुई है। मतलब जो फंक्शनल ग्रुप है उसकी पोजीशन जो है वो तब्दील हो चुकी है। तो इस तरह की कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं, पोजीशन आइसोमेरिज्म। इस तरह की कंपाउंड को हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं और फिनोमिना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं। फिर इस तरह से अगर हम देखें, ये हमारे साथ एक दूसरा जो है कंपाउंड आ गया जिसमें हमारे साथ ब्रोमाइड ग्रुप जो है ये अटैच है किसके साथ, ग्रुप के साथ, हाइड्रोकार्बन के साथ। सो यहाँ पर भी हमारे साथ 1 2 3 और यहाँ पर भी हमारे साथ 1 2 3। तो दोनों साइड पर जो है कार्बन नंबर पर वो कार्बन नंबर 1 पर हमारे साथ ब्रोमाइड ग्रुप अटैच है। तो इसका जो पेरेंट नेम होगा वो क्या होगा, 1 ब्रोमो प्रोपेन, क्योंकि 3 कार्बन है इसमें तो इसका जो नेम बनेगा वो क्या होगा, 1 ब्रोमो Br। और फिर क्या होगा, प्रोपेन। प्रोपेन मीन 3 कार्बन पर मुश्तमिल एक कंपाउंड है, ठीक है, प्रोपेन। ये हमारे साथ क्या हो गया, ये एक कंपाउंड हो गया। लेकिन इसको जब हम मज़ीद देखते हैं तो यहाँ पर वही 1 नंबर पर एक ब्रांच मौजूद है, लेकिन अगर इस कंपाउंड में देखें तो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप चेंज हुआ है। फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हुई है, कार्बन नंबर 2 पर ये फंक्शनल ग्रुप आया है, ठीक है। तो इस तरह की कंपाउंड, इस तरह की आइसोमर जिसमें जो फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, एक दूसरे से मुख्तलिफ होती है, लेकिन इसका जो केमिकल फार्मूला है वो सेम होता है, इसको हम पोजीशन आइसोमर्स कहते हैं और इस फिनोमिना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहते हैं, ठीक है। ये वही एग्जांपल है, चेंज होते। फिर फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म से मुराद ये है कि फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज होती रहती है, ठीक है। सो यहाँ पर हमारे साथ जो फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, वो OH फंक्शनल ग्रुप है, हाइड्रोक्सल ग्रुप है, ठीक है। तो ये हम इसको जब हम पेरेंट नेम देंगे तो इसको पेरेंट नेम हम क्या देंगे, 1 प्रोपानोल,
प्रोपानोल, ठीक है, नॉल 1 प्रोपानोल हो गया। ये हमारे साथ क्या हो गया, 1 प्रोपानोल हो गया। ये इसका पेरेंट नेम कंप्लीट नेम हो गया। लेकिन अगर इसको हम मज़ीद देखें तो फिर यहाँ पर हमारे साथ ये फंक्शनल ग्रुप जो है ये क्या हो गया, ये चेंज हो गया, ठीक है। यहाँ पर पहले हाइड्रोक्सल था, ये देख सकते हैं और ये देख सकते हैं, तो आपको वाज़ेह फ़र्क नज़र आ जाएगा। अब यहाँ पर ये हमारे साथ ईथर बन गया है और ये वही हाइड्रोक्सल ग्रुप जो है अटैच है, ठीक है। तो मतलब ये है कि फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो चेंज हो जाती है, फंक्शनल ग्रुप जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है, तब्दील हो जाता है, और इस तरह से हमारे साथ जो कंपाउंड है वो बिल्कुल मुख्तलिफ बन जाता है। तो इस तरह के जो आइसोमर्स होते हैं उसको हम फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स कहते हैं। वही एग्जाम्पल है जो कि आपको दोबारा जो है दिए गए आपको समझाने के लिए। तो ये आप ख़ुद देख सकते हैं, इसमें डिस्कशन की कोई बात नहीं है और ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस सिर्फ आपको ये समझाना था कि आप इसको समझ जाए कि आइसोमर और आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं। आइसोमर आइसोमेरिज्म की जो डिफिनीशन है इसको आप अपने साथ याद रखें, ठीक है, MCQs में आ सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, फिर अल्केन की बात हो रही है, रूल्स फॉर नेमिंग अल्केन्स। तो वही बातें हैं जो कि मैंने आपको डिटेल से बताई थी कि पेरेंट चेन, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, आपने सबसे लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो इस स्ट्रेट चेन को अगर हम सेलेक्ट करते हैं तो ये कितनी कार्बन पर बनता है, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये एक चेन जो स्ट्रेट चेन है ये 11 कार्बन पर मुश्तमिल एक लॉन्गेस्ट चेन बनता है। लेकिन इसके बजाय अगर हम इस तरह से करें कि इसको लेकर इस तरह से ले आए, ठीक है, इसको ये हमने एक लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, तो ये कितनी कार्बन पर मुश्तमिल चेन बनता है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 कार्बन पर मुश्तमिल ये मिसाल के तौर पर हमने ये चेन सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, लॉन्गेस्ट चेन को सेलेक्ट करना है। तो ये 18 कार्बन पर मुश्तमिल ये चेन हमने सेलेक्ट कर लिया है, ठीक है। हाउ मेनी चेन्स आर देयर इन द मॉलिक्यूल, इन दिस मॉलिक्यूल, इस मॉलिक्यूल में कितने चेन है, इस मॉलिक्यूल में हमारे साथ एक चेन है, क्योंकि ये एक चेन हमने सेलेक्ट कर लिया है लॉन्गेस्ट, तो ये हमारे साथ एक चेन हो गया, ठीक है। 2 वेज ऑफ काउंटिंग नंबर ऑफ चेन, 2 तरीक़ों से हम चेन को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि एक ये स्ट्रेट हो गया और एक ये वाला हो गया, हमने लॉन्गेस्ट को सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो हो गया, यही बात है, ठीक है, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको, तो मैंने जो सेलेक्ट किया था वही है, ठीक है, आपको समझाया जा रहा है। तो वही बात है जो कि मैंने आपको जो है स्लाइड्स में बताए थे, ठीक है, मुश्किल की इसमें कोई बात नहीं है, वही जो प्रोसेस है वो आपको बताया जा रहा है। तो इसको जो है आपने बिल्कुल उसी तरह से करना है जो मैंने आपको फर्स्ट स्लाइड्स में बताया था, ठीक है। सो बहुत ही आसान है, मुश्किल की इसमें कोई भी बात नहीं है, ठीक है। वो अब ये 4 नंबर 3 रूल है, जिसमें अगर एक ही लॉन्ग चेन में हमारे साथ सेम ब्रांचेस हो और वो एक से ज़्यादा हो, तो अगर 2 हो 2 के लिए डाई, 3 हो 3 के लिए हम ट्राई, 4 हो 4 के लिए हम टेट्रा यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये वही बातें हैं जो कि मैंने आपको बताई थी। सो आप जो है इस पर प्रैक्टिस करके अपने आप को जो है एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स इसकी समझ आप दोस्तों को आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में फिर मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।